हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो ग्लैंड्स है, ग्रंथि है, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि ग्रंथि क्या होती है, ग्रंथि के प्रकार कितने होते हैं और ग्रंथि में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ग्लैंड्स के बारे में कि ग्लैंड्स क्या होती है। सबसे पहले हम ग्लैंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ग्लैंड्स की परिभाषा क्या होती है, यानी ग्लैंड्स जो है वो क्या होती है। तो ग्लैंड्स की परिभाषा है शरीर में पाए जाने वाली ऐसी संरचना जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्त्रावित होते हैं, क्या कहलाती है, ग्लैंड्स। यानी ग्लैंड्स क्या होती है जिसमें हार्मोन का भी स्त्रावण होगा और दूसरा किसका होगा, जो एंजाइम होता है उसका भी स्त्रावण होगा। यह दोनों स्त्रावित होते हैं किसमें, ग्रंथि में। यानी शरीर में पाई जाने वाली ऐसी स्ट्रक्चर जिससे हार्मोन और एंजाइम दोनों स्त्रावित होते हैं, क्या कहलाती है, ग्लैंड्स कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, ग्लैंड्स जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, इसके बाद में दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरी जो है मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन का मतलब है बहिस्त्रावी ग्रंथि और एंडोक्राइन का मतलब है अंतःस्त्रावी ग्रंथि और जो मिक्स्ड ग्लैंड है इसका मतलब है मिश्रित ग्रंथि। यानी जो बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि में अंतर होता है। सबसे पहले एक बात आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि जो बहिस्त्रावी ग्रंथि और अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ये आप ऐसा सोचने लग जाओ कि बहिस्त्रावी जो ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के बाहर पाई जाती है और जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है वो भी शरीर के अंदर पाई जाती है और जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है वो भी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन तीनों को हम पूरी डिटेल से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, यानी बहिस्त्रावी जो ग्रंथि है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या निकलता है, यानी सबसे पहले इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। यह डक्ट नलिका की आवश्यकता होती है। इसमें किसकी आवश्यकता है, डक्ट या नलिका की आवश्यकता होती है। और इसमें क्या है, जो ब्लड होता है इसमें संपर्क में नहीं आता। इस नलिका में क्या है, जो ब्लड है वो संपर्क में नहीं आता। इसके लिए एक विशेष प्रकार की नलिका की आवश्यकता होती है और इसमें किसका स्त्रावण होता है, एंजाइम्स का स्त्रावण होता है। फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं, जैसे आंसू। आपने कभी बच्चों को रोते हुए देखा होगा, उसमें जो आंसू बनते हैं उसमें जो ब्लड है वो मिक्स में रहता है, में रक्त निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका एग्जाम्पल है आंसू जो होते हैं वो बहिस्त्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। इसके बाद में हम लार ग्रंथि की बात करते हैं। जो लार ग्रंथि होती है वह भी बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। इसमें भी एक नलिका होती है, जो एक विशेष प्रकार का रास्ता होता है, उसी रास्ते से जो लार ग्रंथि है वो निकलती है। तो इसमें एक नलिका की आवश्यकता होती है और यह भी ब्लड से मिक्स नहीं होती। अगर यह ब्लड से मिक्स होती तो लार ग्रंथि में भी क्या आता, ब्लड आता। और जो लार ग्रंथि होती है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। इसका मुख्य कार्य है, जो भोजन होता है उसमें जो अपशिष्ट या हानिकारक जो पदार्थ होते हैं या जीवाणु विषाणु होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है, जो टाइलिन एंजाइम है वो इनको हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में कार्य करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो पसीना होता है, जो स्वेट होता है, पसीना निकलता है, यह भी ब्लड से टच नहीं होता। अगर ब्लड से टच होता तो पसीने से भी हमारे क्या निकलता, ब्लड निकलता। यह भी इसका एग्जाम्पल है। पसीना होता है, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। किसमें, जो पसीना होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जो तेलीय ग्रंथि होती है यह भी एक बहिस्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। यह भी ब्लड लेस होती है, यानी इसमें भी ब्लड की मात्रा नहीं पाई जाती। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोम। मोम क्या होता है, जो कान में जो हमारा कीट पाया जाता है, यानी किट्टा बोलते हैं जिससे, या अपशिष्ट पदार्थ भी बोल सकते हैं, यह पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मोम। इसके लिए भी एक विशेष प्रकार की नलिका होती है जिससे क्या कीट है या किट्टा है, जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है। तो ये इसमें भी ब्लड की मात्रा नहीं होती, यह भी ब्लड के संपर्क में नहीं आती, अतः इससे भी ब्लड नहीं निकलता। यानी साफ साफ कहने का मतलब यही होता है कि जो बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है इसमें एंजाइम का स्त्रावण होता है और जो ब्लड है इसमें
भाग नहीं लेता, यानी ब्लड संपर्क में नहीं आता। और जो डक्ट है इसमें नलिका की आवश्यकता होती है, जैसे आंसू हो गया, लार ग्रंथि हो गई, पसीने स्वेट ग्लैंड्स हो गई, तेलीय ग्रंथि हो गई, मोम हो गई, और जो हमारे आँखों में जो गीड़ पाया जाता है यह भी बहिस्त्रावी ग्रंथि का ही उदाहरण है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जो पाचन ग्रंथि है जिसमें जठर रस बनता है, इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जो रेनिन और पेप्सिन, दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। रेनिन और पेप्सिन दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? पाचन ग्रंथि में। इसमें भी जब हम वोमिटिंग करते हैं तो हमने देखा होगा कि उल्टी के साथ ब्लड बाहर नहीं निकलता, तो यह भी क्या है? एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि है। शायद आपको यह समझ में आ गया होगा कि बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। इसके बाद में हम सेकंड बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, यानी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वो क्या होती है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? हार्मोन का। यानी जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है इसमें हार्मोन का स्त्रवण होता है, और यह डक्ट यानी नलिका की इसमें आवश्यकता नहीं होती, और जो इसमें ब्लड है वो संपर्क में आता है, यानी इसमें ब्लड के संपर्क में आने से जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है उसके कार्य संपन्न हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं हम, जैसे पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को हमने नहीं देखा, बल्कि हम पीयूष ग्रंथि के बारे में जानते हैं। जो मस्तिष्क होता है उसमें पीयूष या पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। यह अंदर ही अंदर कार्य करती है, किसके माध्यम से? ब्लड से टच होकर या ब्लड में मिक्स होकर कार्य करती है। तो यह किस प्रकार की है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। दूसरा एग्जाम्पल है थायराइड। थायराइड ग्रंथि, यह भी किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। इसमें ब्लड की आवश्यकता होती है। हमने नहीं देखा कि जो थायराइड ग्रंथि होती है अंदर ही अंदर निकलती रहती है और अपना कार्य पूर्ण करती रहती है, हमें पता भी नहीं चलता किसके माध्यम से करती है? ब्लड के माध्यम से करती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। इसमें क्या क्या होता है? जो एंजाइम होता है इसका भी स्त्रवण होता है, और जो हार्मोन्स होते हैं इनका भी स्त्रवण होता है किसमें? मिक्स्ड ग्लैंड में। अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो मिश्रित ग्रंथि होती है इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इसमें कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया नामक एंजाइम निकलते हैं। और इसमें हार्मोन कौन सा निकलता है? इसमें हार्मोन का स्त्रावण होता है इंसुलिन का। किसका? इंसुलिन का। यानी जो मिक्स ग्लैंड होती है इसमें दोनों का स्त्रावण होता है। एंजाइम कौन कौन से हो गए? एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया और लाइपेज, ये एंजाइम भी स्त्रावित होते हैं। और जो इसमें हार्मोन है वो इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या बताया है। जो बहिस्त्रावी ग्रंथि है इसमें एंजाइम स्त्रावित होते हैं, और जो एंडोक्राइन यानी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है इसमें हार्मोन स्त्रावित होते हैं, और जो मिक्स या मिश्रित ग्रंथि है इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित होते हैं। डक्ट यानी नलिका युक्त होती है, और यह डक्टलेस होती है यानी नलिका विहीन होती है, यानी इसमें नलिका की आवश्यकता नहीं होती, इसमें डक्ट की आवश्यकता या नलिका की आवश्यकता होती है। बहिस्त्रावी ग्रंथि है यह ब्लड के संपर्क में नहीं आती, और जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि है वो ब्लड के संपर्क में आती है। साफ साफ कहने का मतलब यही है, जो ब्लड के टच में या संपर्क में आती है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अंतःस्त्रावी ग्रंथि हो जाएगी। और जो ब्लड के टच में नहीं आती वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? बहिस्त्रावी ग्रंथि। ब्लड के टच में भी आती है और नलिका की तरह भी कार्य करती है, वो कौन सी हो जाएगी? मिश्रित ग्रंथि हो जाएगी। बात कर लेते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है वो किस प्रकार से क्या होती है, और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, पूरी डिटेल से हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं। हम बात करते हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि हैं जो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली ग्रंथि होती है सेरिमन ग्रंथि यानी सेरिमन ग्लैंड्स। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? जो कान होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? जो कान होता है हमारा उसमें पाई जाती है। इसका निर्माण करती है जो मोम होता है, इसका निर्माण करती है। हमें पता कैसे चलेगा कि यह एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्रंथि है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? तो साफ साफ बात है, इसमें नलिका है जिससे जो किट्टा बोलते हैं या मोम बोल दो या अपशिष्ट पदार्थ बोल दो, इसका एक विशेष प्रकार का रास्ता होता है, इसी से ये किट्टा बाहर आता है या जो मोम है वह बाहर आता है, ना कि कोई दूसरा रास्ता होता है बाहर आने का। तो ये ब्लड से टच नहीं हो रही। जब भी हम किट्टे को बाहर निकालते हैं कान से खुजाकर जब बाहर निकालते हैं तो उसमें ब्लड है वो टच में नहीं रहता, यानी उसमें ब्लड नहीं पाया जाता। तो कौन सी है वह?
सेरिमन ग्लैंड, यानी ये कहाँ पर पाई जाती है? कान में। और इसमें किसका निर्माण होता है? जो मोम होता है इसका निर्माण होता है। दूसरी ग्रंथि है लेक्राइमल ग्लैंड। दूसरी कौन सी ग्रंथि है? लेक्राइमल ग्लैंड। और तीसरी कौन सी है? मेम्बोमियन ग्लैंड। तीसरी है मेम्बोमियन ग्लैंड्स। अब हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। जो पहली है लेक्राइमल जो ग्लैंड है यह आँख के ऊपर पाई जाती है, इसे हम 2 नंबर से डिनोट कर दिया। और जो है मेम्बोमियन जो ग्लैंड है यह आँख के नीचे पाई जाती है, जिसे हमने 3 नंबर से डिनोट कर दिया। जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? जो आँख में पाई जाती है। और जो मेम्बोमियन जो ग्लैंड होती है यह भी कहाँ पर पाई जाती है? आँख में पाई जाती है। लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है जो ऊपर की तरफ पाई जाती है, आँख के ऊपर की तरफ पाई जाती है। आपने देखा भी होगा जो आँख है हमारी, इसके ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जो लेक्राइमल जो ग्लैंड है यह आँख के ऊपर पाई जाती है। और इसमें किसका निर्माण होता है? जो आंसू होते हैं उसमें जो लेक्राइमल ग्लैंड है इसका निर्माण होता है। और आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो आंसुओं में पाया जाता है, जो कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी जो लेक्राइमल जो ग्लैंड है इसमें एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम पंक्टम बोलते हैं। और ये पंक्टम कहाँ पर पाया जाता है? जो नाक के पास जो उभार पाया जाता है, आँख के अंदर नाक के पास जो उभार पाया जाता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पंक्टम। और ये स्टोर करता है किसको? आंसुओं को स्टोर करता है। पंक्टम जो है किसको स्टोर करता है? आंसुओं को स्टोर करता है। कई बार आपने देखा होगा। और ये इस पंक्टम का कार्य क्या होता है? जब आंसू अधिक हो जाते हैं तो यह किस में ट्रांसफ़र कर देता है? जो नाक होता है हमारा इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चे जब रोते हैं तो आँखों में आंसू के साथ साथ नाक भी बहने लग जाती है। यह पंक्टम के कारण ही होता है। इसमें स्टोर जो आंसू होते हैं वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं। और इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो आंसू होते हैं इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके बाद में हम तीसरी ग्रंथि है मेम्बोमियन ग्लैंड, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो मेम्बोमियन ग्लैंड होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? आँख के निचले भाग में। जो मांसल जो नीचे वाला जो भाग होता है उसमें जो आँख के जो मेम्बोमियन ग्लैंड है वो आँख के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? जो ऑयल होती है, यानी जो स्किन हमारे ऑयल प्रकार की होती है, यानी चिकनी या तेलीय ग्रंथि होती हैं, इसका निर्माण होता है। और इसमें कीचड़, यानी जो हमारी भाषा में सामान्यतः इसे गीड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीड़। इसका निर्माण करती है कौन सी? मेम्बोमियन जो ग्लैंड होती है ये कीचड़ या गीड़ का निर्माण करती है। 4th पॉइंट देखते हैं इसका, स्वेट ग्लैंड। क्या होता है कि जो पसीना होता है उसका निर्माण होता है, यानी स्वेट ग्लैंड क्या कार्य करती है? जो पसीना होता है उसका निर्माण करती है। जो पसीना होता है उसमें नमक पाया जाता है, नमक की मात्रा पाई जाती है, नमक तो नहीं बोल सकते हम, नमक की मात्रा पाई जाती है। और नमक में कौन जो एंजाइम होता है इसमें जो पसीना होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। जो हानिकारक जो भी पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो कार्य करता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है सेबेकस ग्रंथि, यानी इसको तेलीय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो सेबेकस ग्रंथि है इसे तेलीय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? सीबम का निर्माण करना। ये इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? सीबम का निर्माण करना। और ये कहाँ पर पाई जाती है? नाक के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले हमने बात की ऊपर से लेकर कान की, उसके बाद में आँख की, उसके बाद में नाक की। 3 चीज़ें हो गई। तो इसमें किसका निर्माण होता है? सीबम का निर्माण। अब बात आती है कि जो ये सीबम होता है ये क्या होता है? सीबम एक चिकना पदार्थ होता है जिसे हम श्लेष्मा भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा जो पशु होते हैं इसमें सीबम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। जब भी हम पशुओं को सहलाते हैं या हाथ रगड़ते हैं तो क्या है, हमारे हाथ है वो चिकने हो जाते हैं। वो किसके कारण? सीबम के कारण ही होते हैं। और इसका मेन कारण क्या होता है? जो त्वचा होती है उसको मुलायम या सॉफ्ट बनाए रखने का कार्य करता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेल्वरी ग्लैंड, यानी जो लार ग्रंथि है, ये कहाँ पर पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। और ये भोजन को पचाने में मुख्य रूप से सहायता करती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है गैस्ट्रिक या जठररस ग्रंथि। कौन सी है? गैस्ट्रिक या जठररस ग्रंथि होती है। ये कहाँ पर पाया जाता है? अमाशय के अंदर। और इसका कार्य क्या होता है? जो पाचक एंजाइम होते हैं इनका स्त्रवण होता है। और इसमें एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? रेनिन और पैप्सिन, 2 प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण होता है। जो रेनिन होता है वो दूध को
पचाने का कार्य करता है और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। जब ये अच्छी तरह से काम नहीं करता, कौन, गैस्ट्रिक्स या जठरिक ग्रंथि है, ये अच्छी तरह से कार्य नहीं करता, तो इससे कौन सा रोग होता है, गैस्ट्रिक रोग होता है, जिसे हम गैस के नाम से भी जाना जाता है, गैस्ट्रिक रोग होता है। मेन पॉइंट ये है कि ये कहीं पर भी ब्लड से टच नहीं हो रही और ये सभी क्या है, नलिका युक्त है, इनमें डक्ट की आवश्यकता होती है। अगर इनमें रक्त टच होता यानी ब्लड है जो टच होता, तो इन सब में क्या है, जो आँख है, कान है, जो मोम निकलता है उसमें भी ब्लड साथ में निकलता, जो कीचड़ है आँख का उसमें भी ब्लड बाहर निकलता है, और जो आँख में जो आंसू बाहर निकलते हैं उसमें भी क्या है, जो ब्लड है अगर ब्लड के संपर्क में आती तो भाई ब्लड तो बाहर निकलता, जाहिर सी बात है। जो पसीना है इसमें भी ब्लड बाहर निकलता, और जो सीबम है इसमें भी ब्लड बाहर निकलता, इसलिए इसे यह ब्लड के टच में नहीं रहती और यह डक्ट यानी इसमें नलिका की आवश्यकता होती है। ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल है, चलो वो देख लेते हैं। 8 पॉइंट है इसका म्यूकस ग्लैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, म्यूकस ग्लैंड। इसका निर्माण, इसमें क्या होता है, जो म्यूकस होता है, जो म्यूकस ग्लैंड होती है वो किसका निर्माण करेगी, म्यूकस का फॉर्मेशन करेगी। और म्यूकस का कार्य क्या है, जो भोजन को निगलने में, आसानी से निगलने में सहायता करता है, क्या, म्यूकस। इसके बाद में हम नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट भी है, क्या है, नेक्स्ट ग्रंथि है लीवर यानी यकृत, और उर्दू में इसे क्या बोलते हैं, जिगरा। उर्दू में इसे बोलते हैं जिगरे के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं लीवर ग्रंथि की। जो यकृत होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यकृत होती है इसमें 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो हिपेटेटिक कोशिका यानी जिसे हिपेटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी है कुफर सेल, यानी ये 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं किसमें, लीवर यानी यकृत में। 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, हिपेटिक कोशिका और कुफर सेल। जब लीवर में हिपेटिक कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती है तो इससे कौन सा रोग आता है, हेपेटाइटिस ए नामक रोग हो जाता है। यानी जब लीवर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन सी, हिपेटिक कोशिका और दूसरी है कुफर कोशिका। जब हिपेटिक कोशिका नष्ट हो जाती है तो इसमें जो लीवर है इसमें एक रोग होता है जिसे बोलते हैं हिपेटाइटिस रोग। जो लीवर होती है यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी एग्जाम में यही पूछता है जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत या लीवर। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये किस प्रकार की ग्रंथि होती है, बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, यानी इसमें भी क्या है, ब्लड है जो बाहर नहीं निकलेगा, यानी इसमें ब्लड संपर्क में नहीं आएगा, इसमें नलिकाएं कार्य करेंगी। लीवर है ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है, यानी जो लीवर हमारा होता है ये क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है। यानी जब भी लीवर की जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ये अपने आप पुनरुद्धारण की इसमें क्षमता पाई जाती है, जिससे यह अपने आप को स्वयं ठीक कर लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें किसका निर्माण होता है, जो फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, हिपेरिन, एल्बुमिन, इन सब का इसमें निर्माण होता है किसमें, लीवर में। जो फाइब्रिनोजन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये जो होते हैं ये हमारे ब्लड को जमाने में सहायक होते हैं, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो हिपेरिन है उसको शरीर के अंदर ब्लड का थक्का बनने से रोकने में कौन सहायता करता है, जो हिपेरिन है यह ब्लड का थक्का रोकने में सहायता करता है। शरीर के अंदर कहीं ब्लड जमा ना हो जाए या ब्लड का थक्का ना बन जाए, इसमें कौन सहायता करता है, हिपेरिन। जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जब हमारे चोट लग जाती है तब इसका कार्य होता है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो एल्बुमिन होता है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसका भी निर्माण करता है कौन, जो लीवर होता है। इसके बाद में किसका निर्माण करता है, ये बिलिरुबिन का निर्माण करता है। यानी जो लीवर होती है ये किसका निर्माण करती है, बिलिरुबिन का। जो हमारा उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसे हम लैट्रिन बोलते हैं, इसको पीला रंग प्रदान कौन करता है, जो बिलिरुबिन होता है इसको पीला रंग प्रदान करता है, और ये कहाँ पर बनता है, लीवर के अंदर बनता है। अगर जब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी जो बिलिरुबिन है इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर जो हमारा शरीर है वो पूरा पीला रंग का हो जाएगा। जो आँखें हैं हमारी वो भी पीली हो जाएंगी, जो हमारी बॉडी है ये भी हल्का पीला रंग दिखाई देने लग जाएगा, जिससे एक हेपेटाइटिस ए नामक रोग के नाम से जाना जाता है, और इसे जॉन्डिस के नाम से या पीलिया भी कहा जाता है। यानी
पीलिया किसके कारण होता है? जो लीवर में पाए जाने वाले बिलिरुबिन जो वर्णक होता है इसकी मात्रा अधिक होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? जो जॉन्डिस या पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। और इसका बिलिरुबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? जो लैट्रिन होता है उसका कलर पीला करने में जो बिलिरुबिन है वह सहायता करता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्णक है बिलीवर्डिन। पहला कौन सा था? बिलिरुबिन, दूसरा है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन का कार्य क्या होता है? जो पित्त होता है हमारा उसको हरा रंग प्रदान करता है। ये क्या? लीवर। और जो ये हरा रंग है ये क्या है? पित्त। और पित्त कहाँ पर स्टोर होता है? पित्त जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है? पित्ताशय में पित्त का स्टोर होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जो वसा होती है उसका पाचन करना और भोजन जो होता है उसको क्षारीयता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। किसका? बिलीवर्डिन का। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट अमोनिया। जो अमोनिया होता है वो सबसे खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसे कम खतरनाक पदार्थ में कन्वर्ट कौन करता है? जो लीवर होती है वो कन्वर्ट करती है किसमें? यूरिया में। यानी जो यूरिया है इसका निर्माण भी कौन करता है? जो लीवर है वो यूरिया का निर्माण करती है। जब भी हम यूरिन तागते हैं या यूरिन का सिग्रेशन करते हैं तो आपने देखा इसमें कहीं ब्लड आता है या ब्लड बाहर निकलता है। तो ये कौन सी है? ब्लड बाहर नहीं निकलता, यानी ब्लड उसके संपर्क में नहीं आता। तो किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी। इसमें एक नलिका की आवश्यकता होती है जिससे हमारा जो यूरिन है वो बाहर निकलता है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो ग्लूकोज। यह ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में। यानी जो लीवर होती है यह ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करती है? ग्लाइकोजन में। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो हमारा लीवर है वो डैमेज हो जाने पर किसकी मात्रा बढ़ जाती है? यानी जो ऑप्शंस होंगे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, इनकी मात्रा क्या है? घटेगी। और जो ग्लूकोज है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी मात्रा ऑटोमेटिक सी बढ़ जाएगी। लीवर है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है? जो फैट होती है, वसा होती है, उसमें कन्वर्ट करता है। और फैट से क्या बनता है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फैट से बनता है। जो हार्ट अटैक होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। और सर्वाधिक जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? जो लीवर हमारी है उसके अंदर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल स्टोर रहता है। और इसकी जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो जहर तथा शराब से यह नष्ट हो जाता है। यानी जो लीवर है यह जहर तथा शराब से नष्ट हो जाता है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट भी है, क्षतिग्रस्त अंगों को ये स्वतः ठीक कर लेता है। यानी जब शराब की जब कम मात्रा पियेंगे तो ये थोड़ी जो कुफर सेल है वो नष्ट होंगी, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक हो जाएंगी तो ये जो कुफर सेल पाई जाती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। और नष्ट हो जाने से आदमी की लीवर फेल हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी व्यक्ति को जहर दिया जाता है तो उसमें किसका चेकअप किया जाता है? जो लीवर होती है उसका चेकअप किया जाता है। और लीवर में भी किसका? जो कुफर सेल्स होती हैं उनका चेकअप किया जाता है। जो कुफर सेल है वो नष्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है। अगर जब कुफर सेल सही होती हैं तो इसमें जहर का कोई संदेह नहीं होता। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो बुरणी अवस्था होती है। इसमें आरबीसी यानी ब्लड का निर्माण कौन करता है? जो लीवर होती है। और लीवर में भी कौन सा? मेसोड्रम इसका निर्माण करता है। जो बुरणी अवस्था होती है उसमें जो ब्लड है इसका निर्माण कौन करता है? जो लीवर है, लीवर में भी कौन? मेसोड्रम इसका निर्माण करता है। किसका? ब्लड का। और जो वयस्क मनुष्य होता है यानी जन्म के पश्चात जब बच्चा होता है तो उसमें जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है? हड्डियों से। हड्डियों में भी कहाँ से? बोन मैरो, जिसे हम अस्थि मज्जा के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लड का फॉर्मेशन हड्डियों से होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से होता है। और जो बुरणी अवस्था होती है उसमें मेसोड्रम से यानी लीवर के मेसोड्रम भाग से होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड में हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो इसलिए हमें 2 पार्टों में डिवाइड करना पड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में स्थित बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।
अगर गाइज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर अपने दोस्तों में शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है ना। भी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।